अस्सलाम वालेकुम। आज का सीपीसी का हमारा टॉपिक है ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। मैं आज आपको समझाऊंगी ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ ऑर्डर और जितने भी इसके काइंड्स हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में समझाऊंगी। सबसे पहले कि ऑर्डर क्या होता है। अदालत का जो हर एक फ़ैसला होता है, अदालत का जो हर हुक्म होता है वो ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। अब फॉर्मल ऑर्डर क्या होता है? जो एक रिटन फॉर्म में हो, साइंड हो, सील्ड हो, तो वो फॉर्मल ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर डेफिनेशन है ऑर्डर की। Order means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. ऑर्डर के दो काइंड्स है, फाइनल ऑर्डर एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ये मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाती जाऊँ कि ऑर्डर जो होता है, जैसे कि कोर्ट का एक हर हुक्म होता है तो वो ऑर्डर कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर अदालत कहती है कि नेक्स्ट पेशी जो है वो अगली डेट को होती है, तो वो भी अदालत का एक ऑर्डर ही है, क्योंकि ये भी साइन होता है, तो इसी वजह से ये ऑर्डर होता है। तो अदालत का जो हर हुक्म होता है, हर फैसला होता है, तो वो ऑर्डर कहलाता है। काइंड्स ऑफ ऑर्डर ये है कि फाइनल ऑर्डर है और इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। फाइनल ऑर्डर तो जैसे नेम से ही जाहिर है कि फाइनल ऑर्डर जो कि आखिरी एक फ़ैसला होता है, तो वो फाइनल ऑर्डर है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो मुकदमे के दौरान यानी कि मुकदमे के दरमियान में दिया जाता है। एक मुकदमे में जो है वो हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं। यहाँ पर इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है, उस पर कोई झगड़ा चल रहा है, तो प्लेंटिफ जो है वो चाहता है कि इस प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचे या मज़ीद ये सेल आउट ना हो या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर ये एक एवरी डिक्री इज़ एन ऑर्डर बट एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अ डिक्री। अब इसका क्या मतलब है कि एवरी डिक्री इज़ एन ऑर्डर बट एवरी ऑर्डर इज़ नॉट अ डिक्री। अब जो तमाम ऑर्डर्स होते हैं, क्या वो डिक्री कहलाते हैं? तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी अभी। अब मुकदमे में जो है वो हज़ारों ऑर्डर्स आते हैं। जब तक मुकदमा चलता है तो ऑर्डर्स तो आते रहते हैं। बात यह है कि कौन सा ऑर्डर जो है वो डिक्री है। अब हर ऑर्डर तो डिक्री नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात है कि जो ऑर्डर फॉर्मल, मतलब उसके लिए ये ज़रूरी है एक ऑर्डर का डिक्री होना कि वो फॉर्मल हो, रिटन फॉर्म में हो, साइंड हो और सील्ड हो। तो क्या अब ऐसा है कि जो फॉर्मल है, जो रिटन है और सील्ड है, वो तमाम डिक्री कहलाते हैं? नहीं। तो यहाँ पर वो ऑर्डर जो प्लेंट में दिए गए हों वो डिक्री कहलाते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डर आपके राइट्स को डिटरमाइन करता हो। अब जो आपके राइट्स को डिटरमाइन करता है ये क्या है, ये मैं आपको डिक्री जब समझाऊंगी तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो ऑर्डर्स आपके राइट्स को डिटरमाइन करते हैं तो वो डिक्री कहलाते हैं। असल में डिक्री क्या है? डेफिनेशन: Decree means the formal expression of adjudication which, so far as court expressing it conclusively, determine the rights of parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit. अब डेफिनेशन में ही देखिए इसके एसेंशियल्स ऑफ डिक्री। इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एसेंशियल्स, सबसे पहले एसेंशियल इसके हैं फॉर्मली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑर्डर को जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए। इसी तरह डिक्री का भी है इसके कि फॉर्मली एक्सप्रेस्ड हो। इसके अलावा विच डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज़। अब ये कैसे आपके राइट्स को डिटरमाइन करती है? जैसे कि मैंने ऑर्डर का भी कहा कि जो आपके राइट्स को डिटरमाइन करता है तो वो डिक्री कहलाती है। अब इसके डिक्री के एसेंशियल्स में आप देखिए कि विच डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज़। राइट्स को किस तरह डिटरमाइन करता है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। कि मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है ए और बी के दरमियान, तो कोर्ट का जो है डिस्प्यूटेड है, कोर्ट का एक फ़ैसला आता है, एक डिक्री पास होती है अगेंस्ट बी, और ये कोर्ट का जो डिक्री जो होती है वो ए के फेवर में आती है। अब बी के अगेंस्ट ये फ़ैसला आ गया है तो कोर्ट यहाँ पर क्या करेगी कि राइट्स को डिटरमाइन करेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ बी से राइट लिए गए हैं, ए को दे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अब जो प्रॉपर्टी है वो पहले बी के पास थी, बी के पोजेशन में थी, वो बी का राइट था उस प्रॉपर्टी पे कि वो उसे सेल आउट करे या फिर वो उसे यूज़ भी कर सकता है। लेकिन अब कोर्ट ने क्या कर दिया है कि अब उसके राइट्स डिटरमाइन कर दिए, मतलब एक पार्टी से राइट ले लिए गए, दूसरी पार्टी को दे दिए गए। मतलब बी से राइट लिए गए हैं और वो राइट्स ए को दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट किया कोर्ट ने। अब
अब तीसरा इसका एसेंशियल्स ये है कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, मिसाल के तौर पर कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन का ये मतलब है कि जैसे कि अभी राइट्स एक पार्टी से ले लिए गए हैं तो दूसरी पार्टी को दे दिए गए हैं, ये एक आखिरी जो लास्ट फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्ट है, तो इसीलिए इसे कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कहते हैं कि एक पार्टी को कंक्लूसिवली एक राइट्स को डिटरमाइन कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसका एक जो एसेंशियल है वो है मैटर इन कंट्रोवर्सी। मैटर इन कंट्रोवर्सी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने ए ने जो है वो बी से पैसे लिए हैं, ए ने बी से पैसे लिए हैं और वो बी से कहता है कि तुमने मेरे 15,000 रुपये देने हैं, और यहाँ बी जो है वो इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं मैंने ये पैसे नहीं देने हैं। तो ये क्या हो गया, मैटर इन कंट्रोवर्सी। अगर यहाँ पर बी एडमिट करता है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं तो ये मैटर्स इन कंट्रोवर्सी नहीं है। अगला इसका एसेंशियल है गिवन इन द सूट, यानी कि ये जो डिसीजन है ये एक प्लेंट में दिया गया हो, एक सूट में दिया गया हो, तो ये क्या कहलाता है, डिक्री। तो ये तमाम जो एसेंशियल्स है ये डिक्री क्या है, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया कि डिक्री वो होता है जो कि आपके राइट्स को डिटरमाइन करता है। कंक्लूसिव, इट कंक्लूसिव डिटरमाइन योर राइट्स, कंक्लूसिवली जो है वो ये राइट को डिटरमाइन करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अपील के बारे में मैंने आपको बताना था कि ऑर्डर के ख़िलाफ़ तो अपील नहीं होता, लेकिन अगर जिन ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ अपील होता है तो उसके ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही अपील होता है, यानी कि फ़र्स्ट अपील। लेकिन डिक्री के ख़िलाफ़ जो होता है आप फ़र्स्ट अपील भी कर सकते हो और सेकेंड अपील भी कर सकते हो। अब डिक्री में जो है हमारा एक फ़ैसला हो चुका है कि एक पार्टी के अगेंस्ट आया और एक पार्टी के फेवर में एक फ़ैसला आ गया। तो जिस पार्टी के अगेंस्ट ये फ़ैसला आया तो हो सकता है उस पार्टी को कोई एतराज़ हो, कोई ऑब्जेक्शन हो उसे, तो वो ये कहेगा कि मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला क्यों दिया गया है। तो वो कोर्ट में मतलब उसका ये राइट है कि वो ये रीज़न जाने, इसके रीज़न यानी कि ग्राउंड ऑफ डिसीजन जाने कि मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला क्यों दिया गया है, कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए थे, मैंने तो एविडेंसेस दिए थे, विटनेसेस भी आए, फिर भी मेरे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला क्यों आया। तो यहाँ पर जजमेंट का मैं आपको ये समझाऊंगी कि जजमेंट क्या होता है। तो उसके लिए कोर्ट क्या करेंगे कि जजमेंट उसे दिखाया जाएगा कि ये इस पूरे केस का जो है ये जजमेंट है। जजमेंट एक्चुअली होता क्या है, जजमेंट में जो होता है A to Z जितना भी केस होता है शुरू से लेके आखिर तक वो तमाम मौजूद होता है। मतलब कितने एविडेंसेस, क्या एविडेंसेस दिए गए हैं, आर्गूमेंट्स हुए हैं, कितने विटनेसेस आए हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर कोर्ट ने रिजेक्ट किया है डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो वो जितने भी चीज़ें होती हैं जो आपके केस से रिलेटेड होती हैं A to Z, वो सारी जो होती है वो जजमेंट में होती है। ग्राउंड ऑफ डिसीजन यानी कि ये फ़ैसला क्यों दिया गया है, जब वो जिस पार्टी के अगेंस्ट डिक्री दी गई है तो वो ये जजमेंट पढ़ने के बाद ही वो सेटिस्फाई होगा कि ना जो जितना केस गुजरा है, जितना भी केस हुआ वो A to Z जजमेंट में मौजूद है। जजमेंट के ख़िलाफ़ अपील नहीं होती है, अपील डिक्री के ख़िलाफ़ होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।